तो आज एडवांस प्रॉब्लम सीरीज में क्लास 9th के थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे। ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा फिर से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये वीडियो उन तरह के बच्चों के लिए है जो बोर्ड के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर वो फ्यूचर में जेई नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या किसी ओलंपियाड या इक्विवेलेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम को देने वाले हैं, उन तरह के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। अगर तुम इस तरह का बच्चे हो कि नहीं सिर्फ मुझे बोर्ड ही करना है, सिर्फ बोर्ड में मार्क्स चाहिए, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, तो शायद ये वीडियो हेल्पफुल नहीं होगा। यही वीडियो नहीं, इस चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं वो शायद कोई भी हेल्पफुल नहीं होगा एक्सेप्ट HC वर्मा के जो सॉल्यूशंस हैं। नहीं तो बाकी इस चैनल पे मेनली उन तरह के बच्चों के लिए कंटेंट आता है जो बोर्ड के अलावा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं या फिर कोई फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं। ठीक, उन तरह के बच्चों के लिए पर्टिकुलरली है। ठीक है, तो सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं बिना कुछ फालतू बकवास किए हुए ज़्यादा। तो सीधे सवाल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, टू आइडेंटिकल कॉपर स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। इफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कैपिटल F, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल F एंड R। ठीक है, सवाल क्या दे रखा है? सवाल कुछ ऐसा बोल रखा है कि दो आइडेंटिकल कॉपर स्पेयर हैं मतलब कुछ ऐसा होगा। ठीक, और आइडेंटिकल है तो एकदम ऐसा का ऐसा एक और है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और जो रेडियस दे रखा है इनका कैपिटल R दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो कैपिटल F है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का जो कैपिटल F होगा, लेट्स से इसका मास बोल देते हैं M, इसका भी मास M। तो जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा? Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स इजकल टू G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हमें गेस करना है कि ये जो फोर्स है वो R से किस तरह से डिपेंडेंट है, कैसे रिलेटेड है, क्या रिश्ता है। तो वैसे तो यहाँ पे देखोगे तो सीधे तुम लिख सकते हो F इजकल टू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻²। ये ऑप्शन टिक कर दोगे, पर वो गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो मास है वो भी रेडियस पे डिपेंड करेगा। मतलब ये जो मास है, टोटल मास, अगर उसका रेडियस बढ़ाया जाए तो मास बढ़ेगा, तो मास जो है वो भी रेडियस पे डिपेंड करता है। तो मास को रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है? वो रिलेशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी। हम जानते हैं कि डेंसिटी इजकल टू क्या होता है? डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक, तो मास इजकल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मान लेते हैं कि इसका डेंसिटी रो है, इसका भी डेंसिटी रो है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। तो जो मास होगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वो 4/3 पाई r³। ये जो हुआ मास बन गया। अब इस मास की ये वैल्यू अगर हम इसमें डाल दें तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो वाला फॉर्मूला, यहाँ पे सीधे लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इजिकल टू G। अब ये बेसिकली m² है और m के बदले क्या लिख सकते हैं? ये वाला मसाला, तो रो इंटू 4/3 पाई r³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r²। ठीक, ऐसा कुछ हुआ ये। अब इसमें अगर r का रिश्ता देखें तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? G रो 4/3 पाई का द होल, रो का भी स्क्वायर जाएगा, रो 4/3 पाई। ये पूरा का पूरा जो मसाला है, ये पूरा का पूरा मसाला, उसका स्क्वायर। r³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? r⁻⁶। तो ये बन गया r⁻⁶ डिवाइडेड बाई r²। तो यहाँ से अपने को फोर्स क्या हो जाएगा? ये तो सब का सब जितना भी ये सारा का सारा कांस्टेंट है, और ये r⁻⁶ बाई r² क्या हो जाएगा? r⁴। तो सम मसाला इंटू r⁴। जहाँ पर मसाला क्या है? मसाला ये है G रो 4/3 पाई का द होल स्क्वायर। अब ये जो भी ये पूरा का पूरा मसाला है, इसको हम कुछ कांस्टेंट ले सकते हैं, कुछ कांस्टेंट ही है। तो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? r⁴ है। ठीक, r⁴ मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। F ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴। अब कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे कि फोर्स रेडियन मतलब फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन जो स्पेयर है
उसका r⁴ से रिलेशन होता है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये r² नहीं होगा, ये 2r² होगा। मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो क्या है, 2r²। ये एक मिस्टेक यहाँ पे है, यहाँ पे 2r², पर चूँकि 2 कांस्टेंट है, हमें यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कैलकुलेट करना है, तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा। पर एक्चुअल कैलकुलेशन में यहाँ पे 2r² होगा, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। बेसिकली ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पर यहाँ 4 आएगा। 4 भी एक तरह से कांस्टेंट है, तो अपना जो आंसर है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मिस्टेक था, ध्यान देंगे इस बात का। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होगा कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस जो इनके बीच का होता है उसका r⁴ रिलेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फोर्स का जो रिश्ता होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² ही होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी का स्क्वायर ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है, मतलब ये दोनों कांटेक्ट में है, और ये जो r है वो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी नहीं है, वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴, जबकि हमें पढ़ाया गया है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी, होता वही है, ठीक। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ सडनली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड इट बिकम्स 0 देन द सैटेलाइट विल क्या करेगा। ठीक है, तो मतलब सवाल क्या दे रखा है कि सवाल कुछ ऐसा दे रखा है कि लेट्स से किसी ऑर्बिट में, ये लेट्स से ऑर्बिट हो गया और इसके अंदर यहाँ पे कोई प्लैनेट हो गया और यहाँ पे कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक, विथ सम वेलोसिटी। अब सैटेलाइट मूव करता है, वो वहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा होता है, अर्थ का या फिर जो भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होता है, जो कि सैटेलाइट को ज़रूरत है सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए। ये पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ कोई भी हो सकता है, कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा सकता है। जैसे कि इस केस में, सैटेलाइट के केस में, जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट है या फिर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है, वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि चाहिए सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहने के लिए, ठीक। अच्छा, अब बोल रहा है कि अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम से 0 हो जाए, ये ग्रेविटेशनल पुल ही 0 हो गया, तो ये जो फोर्स है वही 0 हो गया, तो इस पर अब कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, तो होगा क्या, तो होगा ये कि सैटेलाइट पे फोर्स 0 हो गया, तो सैटेलाइट अगर इस लोकेशन पे है और तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसी वेलोसिटी में वो फिर वो मूव करने लगेगा, वो बेंड नहीं होगा, क्योंकि बेंड होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि गायब हो चुका है। तो जो सैटेलाइट है वो बेंड ही नहीं होगा, तो जो उसका वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट, तो टेंजेंट के अलोंग जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो टेंजेंशियली ऐसे मतलब जो सैटेलाइट है वो निकल जाएगा। तो फॉल इनटू द अर्थ नहीं, ऐसा नहीं कि अर्थ पे फॉल करेगा, ऐसा नहीं होगा, वो इस तरह से जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि मूव इन अ डायरेक्शन टेंजेंशियल टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट, करेक्ट। वो इस तरह से मूव करेगा कि ऑर्बिट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये ऑर्बिट है और ये उसका टेंजेंट है, तो ये करेक्ट बात है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, स्केप हॉरिजेंटली, नन ऑफ दिस। स्केप हॉरिजेंटली मतलब यहाँ पे है तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा मतलब, और नन ऑफ दिस भी नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मूव इन अ डायरेक्शन टेंजेंशियल टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इंक्रीज बाई 125% ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू सडनली देन द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर विल बी, क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब होता क्या है कि लेट्स से यहाँ पे कोई सन है, ठीक, तो इसके चारों तरफ मतलब अर्थ जो है वो मूव कर रहा होता है, ये अर्थ है, और जो अर्थ का टाइम पीरियड है, मतलब एक राउंड अर्थ कितना टाइम में कंप्लीट करता है, 1 ईयर में, मतलब एक राउंड अर्थ को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम 1 ईयर बोलते हैं, ठीक, जो कि 1 ईयर कितना 365 डेज का होता है, ठीक।
तो अभी हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है उसको हम बोल देते हैं आर। ठीक, अब बोल रहा है कि ये जो आर है उसको 125% से बढ़ा दिया गया। सर इज इंक्रीज्ड बाई 125%, मतलब जो नया डिस्टेंस है आर डैश, वो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस आर का 125%। ठीक, ये आर और उसका 125%, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/4 और आर प्लस 5r/4, ये कितना हो जाएगा 9r/4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आर बेसिकली, अब ऐड कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए, हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो, तो देख लेते हैं। आर को कॉमन ले सकते हूँ, 1 + 5/4, अब इसको ऐड करोगे तो आर डैश की वैल्यू 9r/4 हो जाएगा। ठीक, तो अब जो डिस्टेंस है वो ये हो गया, नया वाला डिस्टेंस बढ़ा दिया गया। तो नया वाला जो टाइम पीरियड है, लेट्स से उसको हम टी डैश बोल देते हैं। ठीक, पुराना वाला जो टाइम पीरियड था वो कितना था, पुराना वाला टाइम 1 ईयर के बराबर हो गया, यानी कि 365 डेज के बराबर था। ठीक है, अब हम एक बात जानते हैं, कैपलर्स भैया ने दिया था थर्ड लॉ, कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक, मतलब किसी भी अर्थ अगर मूव कर रहा है तो t² जो उसका टाइम पीरियड होगा और जो डिस्टेंस है और या फिर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो है वो r³, मतलब वो r³, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट अगर ऐड करें तो t² इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू r³ लिख सकते हैं। ठीक, ये टाइम पीरियड और डिस्टेंस बिटवीन देम जो, या फिर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो होता है उसका रिश्ता होता है। अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि 125% से बढ़ा दिया गया, तो मतलब बेसिकली रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ही अर्थ का इंक्रीज कर दिया गया, वही बात है। ठीक, तो अब यही वाला फॉर्मूला अगर हम पहले वाले केस में और नए वाले केस में लगाएं तो क्या होगा, पहले टाइम पीरियड कितना था 365 डेज, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 365 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू r³। ठीक, पहले डिस्टेंस और फिर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r था, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब नया वाला इक्वेशन लिखें अगेन, तो वो क्या हो जाएगा, नया वाला टाइम पीरियड को हम टी डैश बोल देते हैं, तो टी डैश स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू नया वाला ऑर्बिट का रेडियस। नया वाला ऑर्बिट का रेडियस कितना है 9r/4, तो वो लिख देंगे 9r/4 का क्यूब। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, अगर इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर दें तो सब कट फट जाएगा, मतलब ये जो के कांस्टेंट है जो कि हमें पता नहीं है वो कट जाएगा। तो 365 बाई टी डैश स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू KR³ और जो 9/4 है उसको अलग से खोपचे में लिख लेते हैं। ठीक, अब इसको काट कूट करें तो क्या हो जाएगा, r³ से r³ कैंसिल, k से k कैंसिल। ठीक, ये 9/4 का क्यूब है उसको उधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो जो टी डैश का क्यूब स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू, इसको अगर इधर भेजे तो क्या हो जाएगा 365 का स्क्वायर इंटू 9/4 का क्यूब। अब स्क्वायर हटाना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएं तो उधर अंडर रूट जाएगा। ठीक, अंडर रूट जाएगा तो टी डैश स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 365, 9/4 को हम 3/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और बदले उसका होल क्यूब, जो ये वाला मसाला है वो यहाँ पे, और 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको अदला बदली भी कर सकते हैं, क्यूब को अंदर और स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3/2 का क्यूब और फिर इसका स्क्वायर। ठीक, अब ये स्क्वायर यहाँ पे भी 365 का स्क्वायर है। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 365 इंटू 3/2 का द होल क्यूब का द होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, टी डैश स्क्वायर यहाँ पे। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो जो टी डैश की वैल्यू हुई वो कितना आया 365 इंटू 3/2 का क्यूब। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, लिख ही रखा है फाइनली कैलकुलेटर, 3/2 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इतना डेज हो जाएगा। ठीक, तो जो नया वाला टाइम पीरियड होगा वो बेसिकली ये बन जाएगा, ये हो जाएगा। हमने टाइम पीरियड पहले भी डेज में ही ले रखे थे, टी की वैल्यू, जो टी डैश की वैल्यू आएगी वो भी सेम ही यूनिट में आएगा, डेज में ही आएगा।
तो ये वाला ऑप्शन मतलब ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में मतलब सी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक ठीक है, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है अ बुक ऑफ मास m इज लाइंग ऑन ए टेबल, इट इज देन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सेफ। तो एक बुक टेबल पे रखा हुआ था, फिर उसको सेफ पे मतलब यहाँ पे कबर्ड में रख दिया गया बाई 3 डिफरेंट पर्सन। 3 अलग अलग लोगों ने इस बुक को इस रैक में रखा। द पाथ फॉलोड बाई द बुक एज इट इज कैरिड बाई द 3 डिफरेंट पर्सन इज शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, द वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बुक इज मैक्सिमम फॉर व्हाट। ठीक है, सवाल क्या दे रखा है कि मतलब 3 अलग अलग इंसान ने इस बुक को रैक पे रखा और 3 अलग अलग पाथ से रखा, एक ऐसे रखा, एक ऐसे रखा और एक ऐसे रखा। तो इस तीनों ही केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो किस केस में मैक्सिमम होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। किस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो मैक्सिमम वर्क डन करेगा। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये है वो कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है कि वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्या वर्क डन मतलब क्या इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स मतलब जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो किस पाथ से किया जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। अब इस केस में इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो तीनों ही केस में सेम है। तीनों ही केस में सेम है तो वर्क डन भी तीनों ही केस में सेम ही होगा, भले ही 3 डिफरेंट पाथ लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो काम किया जाता है वो पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल तीनों ही केस में सेम है तो वर्क डन भी तीनों ही केस में सेम होगा। ठीक, तो सेम फॉर ऑल द 3 पाथ्स मतलब डी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम इनसाइड डीप माइन सो एज टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, द मिनिमम वेलोसिटी टू बी इम्पार्टेड टू द रॉकेट इज क्या होगा। रॉकेट को फायर किया गया इनसाइड द डीप माइन मतलब अगर ये अर्थ है, सर्कुलर ले लेते हैं, ये अर्थ है अगर, तो अर्थ के मतलब डीप माइन मतलब अंदर कोई सुरंग में जाके यहाँ से फायर किया गया तो उसका रॉकेट का स्केप वेलोसिटी क्या होगा। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VE = √2gm/r, जहाँ r क्या डिस्टेंस। अगर सरफेस से हम फायर कर रहे हैं तो r जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा, लेकिन अगर हम यहाँ से फायर कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ इसके बराबर होगा, ये वाला। तो लेट से अगर h डेप्थ नीचे जाके फायर कर रहे हैं और जो इस प्लानेट का या फिर अर्थ है या क्या है, अर्थ के बारे में ही बोल रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अर्थ का रेडियस कैपिटल R हो गया। तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, r - h के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अब इस केस में यहाँ पे से अगर हम फायर कर रहे हैं तो जो स्केप स्पीड का फॉर्मूला होगा, लेट्स से स्केप स्पीड यहाँ पे हम VE डैश बोल देते हैं, तो वो क्या r - h के बराबर होगा। और जो VE होता है ऑन द सरफेस वो क्या होता है 2gm/r के बराबर होता है, ये ऑन द सरफेस। और ये इनसाइड द डीप माइन अगर इसके वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो घट गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले सरफेस से r था, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर घट गया। डिनोमिनेटर घट गया तो स्केप स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब अगर हमें रॉकेट को फायर करना है तो स्लाइटली मोर देन द स्केप वेलोसिटी फायर करना पड़ेगा, तब जाकर के वो स्केप होगा। ठीक,
तो मिनिमम वेलोसिटी टू बी इम्पार्टेड टू रॉकेट इज एग्जैक्टली सेम एज escape velocity, नो, लिटिल मोर देन द escape velocity फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो escape velocity देते थे उससे थोड़ा ज़्यादा अब देना पड़ेगा इस वेलोसिटी, क्योंकि अब escape velocity बढ़ चुका है, क्योंकि ये घट चुका है तो ये बढ़ चुका है, तो अब लिटिल मोर वेलोसिटी हमें देना पड़ेगा, यानी कि जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब अगला सवाल जो बोल रहा है, लेकिन उससे पहले टाइम हो चुका है, तो अब अगला मतलब ये सवाल बाद में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब तुम्हें तो जल्दी ही मिल जाएगा, कंटिन्यूस में ही होगा पर रिकॉर्डिंग बाद में होगा। ठीक, ओके, तो आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर व्हेन इट हैज़ फैलन बाई 5 मीटर फ्रॉम द टॉप। अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर बिलो द टॉप। ठीक है, सवाल क्या दे रहा है कि मतलब किसी टावर से एक स्टोन ड्रॉप किया गया, जब वो स्टोन 5 मीटर की दूरी तय कर चुका था, मतलब जब वो स्टोन यहाँ पे था, ये डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका था, उसी मोमेंट पे एक दूसरा स्टोन गिराया गया 25 मीटर बिलो द टॉप, मतलब ऊपर से 25 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से एक स्टोन को गिराया गया, ड्रॉप किया गया। अब ड्रॉप किया गया तो इस स्टोन का इस मोमेंट पे वेलोसिटी कितना होगा? 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u जो होगा वो क्या होगा? 0। ठीक है, आगे क्या क्या बोल रहा है? इफ़ बोथ स्टोन रीचेज द ग्राउंड एट द सेम मोमेंट देन द हाइट ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड विल बी, क्या होगा? अब बोल रहा है कि अगर दोनों ही स्टोन ज़मीन पे सेम टाइम पे पहुंच रहा है तो ये जो टोटल हाइट है टावर का वो कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें इसकी वैल्यू, टोटल एच की वैल्यू क्या होगी, वो एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, अच्छा, ये जब स्टोन को यहाँ से गिराया गया तो उसका इनिशियल स्पीड तो 0 हो गया। इस स्टोन को जब ये स्टोन जब इस मोमेंट पे था तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, मतलब इस मोमेंट पे उसका वेलोसिटी क्या था, लेट से पहले वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, वो कैलकुलेट करने के लिए जब इसको यहाँ से गिराया गया तो इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्या होगा? 0, मतलब लेट से इसको स्टोन 1 बोल देते हैं, इसको स्टोन 2 बोल देते हैं। तो स्टोन 1 का यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या होगा? 0, और यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं कि u डैश मान लेते हैं। ठीक, u डैश। तो अगर हम इस स्टोन को इस मोमेंट में सॉल्व करें, सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करें, तो उसके लिए ये वाला जो पोजीशन है इनिशियल पोजीशन है और ये वाला पोजीशन जो है वो फाइनल पोजीशन है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, एक्सेलरेशन कितना होगा? नीचे के तरफ g के बराबर होगा, और वो एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रखा है कि g की वैल्यू हमें 10 लेना है, वही ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ बोल रखा है। तो हमें ये वाला वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर मतलब हमारे लिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमने यू डैश ले रखा है, तो वी स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा? 0, क्योंकि उसको ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियल क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना? 10, और s की वैल्यू कितना? 5। ठीक, तो यहाँ से अपने को यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू डैश स्क्वायर इजकल टू 10 इंटू 10 कितना? 100। तो यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये अपना यू डैश हो गया, मतलब इस स्टोन का यहाँ पे जो स्पीड होगा वो क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ से स्टोन गिर रहा है, उसका इनिशियल स्पीड 10 है, यहाँ से स्टोन गिर रहा है जिसका इनिशियल स्पीड 0 है, और दोनों ही स्टोन नीचे ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टोन का अगर इक्वेशन लिखा जाए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल h है, ये 5 है, तो ये जो बचा हुआ डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? h माइनस 5, एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें इस पार्ट में, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना? h माइनस 5, यहाँ से यहाँ तक आने में एस इजकल टू यू टी। यू की वैल्यू क्या? इनिशियल स्पीड यहाँ पे जो है, इनिशियल स्पीड यहाँ पे कितना है? 10, तो 10 इंटू टी, टाइम को लेट से बोल देते हैं कि टी टाइम लग रहा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर।
तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ स्टोन 1 के लिए, वो हमने एक इक्वेशन लिख दिया। लेट्स से इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। वैसे ही स्टोन 2 के लिए भी लिखते हैं, एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम। अब स्टोन 2 के लिए एस कितना हो जाएगा, ये वाला, वो किसके बराबर है, टोटल एच और ये 25, ये बचेगा कितना, एच माइनस 25, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एच माइनस 25 इज इक्वल टू एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितना, 0, तो 0 इंटू टी टाइम, इसको अगर टाइम टी लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इसको भी टाइम सेम ही टाइम लगेगा टी, क्योंकि बोल रहा है कि सेम ही मोमेंट पे नीचे गिर रहे हैं दोनों। तो यू टी, तो ये हो गया अपना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ एक्सीलरेशन इसका भी कितना होगा, 10 के बराबर ही, क्योंकि नीचे गिर रहा है, इंटू टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बेसिकली। तो क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दिख रहा है कि ये दोनों मसाला सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एच एच भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 क्या, एच माइनस 5, इक्वेशन 2 एच माइनस 25 इज इक्वल टू, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस थिंग 10t प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, 5t स्क्वायर, इसको भी 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर, ये बन गया अपना ये वाला मसाला, माइनस ये वाला मसाला। इस मसाले में ये जो टर्म है वो 0 हो गया है, ये सिर्फ बचा, तो 5t स्क्वायर। ठीक, अब काट कूट करें तो क्या, प्लस 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ पे इसको अगर ब्रैकेट खोले तो क्या बनेगा, h माइनस 5 माइनस h और प्लस 25 बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 10t। यहाँ पे अगेन माइनस h प्लस h कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 25 माइनस 5 इजकल टू व्हाट, 20 इजकल टू 10t, देन t इजकल टू 2 सेकेंड। तो अपना t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये 2 इक्वेशन है अपने पास, जो भी इक्वेशन पसंद आए उसमें t की वैल्यू अगर हम डाल दें तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, लेट्स से इस इक्वेशन में ये तो मसाला 0 ही है, यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं। ठीक, तो अगर इक्वेशन 2 में t की वैल्यू डाल दें तो क्या बन जाएगा, क्या मिलेगा हमें, h माइनस 25 इज इक्वल टू 0 इंटू टी है प्लस 5t स्क्वायर। टी की वैल्यू कितना, 2 स्क्वायर, टी की वैल्यू 2, मतलब ये इक्वेशन 2 रहा, इसमें ये 0t प्लस 5t स्क्वायर। तो टी की वैल्यू अगर हम 2 डाल दें, यहाँ पे आया जो है, तो h माइनस 25 इज इक्वल टू, हाफ नहीं प्लस सिर्फ 5t स्क्वायर होगा। ठीक, 5 इंटू 4, तो h इजिकल टू क्या है, 20, और ये उधर जाएगा तो प्लस में 25, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। तो जो अपना हाइट ऑफ टावर हुआ कितना हो जाएगा, 45 मीटर। 45 मीटर फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल मतलब कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते टाइम एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, वरना ऐसा नहीं कि सवाल बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट था, ऐसा कुछ है नहीं। प्रोसेस, स्टेप समझ में आना चाहिए कि स्टेप कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने किया क्या, बेसिकली पहले तो इनिशियल दोनों का पोजीशन फाइंड आउट किए, कहाँ पे थे, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट किए कि क्या था, और फिर इक्वेशन लगा दिया एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम दोनों में सेम है, वो हमें पता है। बोल रहा है दोनों सेम ही मोमेंट पे गिर रहे हैं, तो दोनों जो टाइम टेकिंग है वो सेम टाइम ले रहे हैं। इक्वेशन लिखो, फिर ये इक्वेशन लिखें, फिर यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो गया। अब इसके बाद मैथमेटिक्स, इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक, ठीक है, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, two satellites of mass m1 and m2 where m1 is greater than m2 are revolving around the earth in circular orbit of radii r1 and r2 where r1 is greater than r2, okay, respectively. Which of the following is true regarding the speed v1 and v2, their respective speed? मतलब अगर सैटेलाइट मूव करता है तो उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है सैटेलाइट का, जैसे कि मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक, और इस अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है तो उस सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है v, वो v की वैल्यू क्या होती है, रूट जी कैपिटल M बाई आर, जहाँ पे
कैपिटल एम क्या, मास ऑफ अर्थ, नॉट मास ऑफ सैटेलाइट, और आर मतलब ये डिस्टेंस जो यहाँ पे R1 और R2 दे रखा है, लेट्स से स्मॉल आर ही पुट कर देते हैं, स्मॉल आर, ठीक, ये वाला डिस्टेंस। अब दोनों ही सैटेलाइट का मास दे रखा है, तो ऑर्बिटल स्पीड तो मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो उस फॉर्मूला में मास ऑफ द सैटेलाइट तो आएगा ही नहीं, ठीक। अगर हम V1 और V2 का एक्सप्रेशन लिखें तो V1 क्या हो जाएगा, √GM, क्योंकि M मास ऑफ द प्लानेट है या फिर अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड दोनों सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो मास ऑफ अर्थ ही आएगा, डिवाइडेड बाई R1, ये V1 के लिए, और V2 के लिए क्या, √GM/R2। अब यहाँ पे दे रखा है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, अगर R1 ज़्यादा है, मतलब ये वाला ज़्यादा है, तो ये वाला क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो V1 विल बी लेस देन V2, मतलब ये हुआ, ठीक। तो V1 लेस देन V2 मतलब C वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मास ऑफ द सैटेलाइट पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो मास का रिलेशन क्या दे रखा है उससे कुछ मतलब ही नहीं है, ओके। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, 2 प्लैनेट A एंड B ऑफ सेम मासेस एंड सेम रेडियस आर सोन इन द फोटो। मतलब 2 प्लैनेट के बारे में बोल रहा है, दोनों का जो मास है वो सेम है, कैपिटल M बोल देते हैं, और जो दोनों का रेडियस है कैपिटल R बोल देते हैं, ये भी सेम है, ठीक है। ρ1 एंड ρ2 आर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन द प्लैनेट एंड ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, ओके। अच्छा, अब प्लैनेट जो है वो 2 तरह के मटेरियल से मिलके बना हुआ है, ऐसा दे रखा है कि जैसे इस प्लैनेट के कोर में अंदर ρ1 वाला मटेरियल है और बाहर ρ2 वाला मटेरियल है, इस प्लैनेट में अंदर ρ2 वाला मटेरियल है और बाहर ρ1 वाला मटेरियल है। मतलब ρ1 मतलब ऐसा मटेरियल जिसका डेंसिटी ρ1 है, ऐसा मटेरियल जिसका डेंसिटी ρ2 है। अब दे रहा है कि ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, ठीक है, मतलब डेंसिटी ρ1 जो है वो ज़्यादा है 2 से, ठीक है। If the acceleration due to gravity on the surface of planet A and B are GA and GB respectively, then what will be the value? अच्छा, अब उनके सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ पे GA है और यहाँ पे GB है प्लानट B के लिए, तो अब इन दोनों में रिश्ता क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, बराबर होंगे, बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फल है, तो फॉर्मूला क्या होता है, G कैपिटल M/R², रूट वोट नहीं होता है कुछ, ठीक। यहाँ पे कैपिटल M क्या होता है, टोटल मास ऑफ द प्लैनेट। अब अंदर डेंसिटी अलग है, बाहर है, क्या है, मतलब अलग है, डिफरेंट है, सेम, उससे कुछ मतलब नहीं है, टोटल मास ऑफ द प्लैनेट जो होगा वो यहाँ पे आता है। आर क्या है, टोटल रेडियस ऑफ द प्लैनेट, जो भी प्लैनेट का रेडियस है, जो कि ये दोनों ही मतलब जो M और R है वो सेम है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ये सेम मास एंड सेम रेडियस। तो भले ही वो 2 अलग अलग डेंसिटी से मिल के बने हुए हैं और दोनों का डेंसिटी अलग है, ρ1 ग्रेटर देन ρ2 है, अंदर जो भी है टोटल मास सेम है और टोटल रेडियस सेम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम ही होगा। तो जो GA होगा वो एग्जैक्टली GB के बराबर होगा, उसमें कोई भी भेदभाव ऊपर नीचे होगा नहीं, ठीक। तो ऑप्शन डी वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, A planet of volume V and mass m has a gravitational acceleration g on its surface. If it is expanded to 8 times of its original volume, then what will be the acceleration due to gravity? Okay. Planet है कोई, उसका मास बोल रखा है कि कैपिटल M है, मास कैपिटल M है, और वॉल्यूम जो है वो कैपिटल V है, वॉल्यूम कैपिटल V। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 πr³, अगर इसका रेडियस R है तो, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसी प्लैनेट को 8 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एक्सपैंड कर दिया गया, मतलब इसका वॉल्यूम कर दिया गया कुछ ऐसे, मतलब अब जो वॉल्यूम हुआ वो 8 टाइम्स, वी डैश जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का 8 टाइम्स हो गया, लेट्स से इसका रेडियस जो है R डैश हो गया, ठीक। तो पहले तो एक फाइंड आउट करते हैं कि रेडियस क्या होगा। अच्छा, मास तो अभी भी वही रहेगा क्योंकि उसको एक्सपैंड किया गया है, तो जो मटेरियल उसके अंदर था वो तो अभी भी उतना ही है, उसको बस फुला दिया गया है ऐसा। तो अगर इसका मास m था तो इसका भी मास m ही रहेगा, मास में कोई चेंज होगा नहीं। किसी कोई चीज़ को एक्सपैंड करते हैं तो मास नहीं चेंज होता है, तो मटेरियल हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, मटेरियल निकाल नहीं रहे हैं, मटेरियल जो है वो सेम ही है, मटेरियल सेम ही है तो मास सेम ही होगा, मतलब सेम ही अमाउंट ऑफ मटेरियल है उसमें, सेमी अमाउंट ऑफ मटेरियल है तो मास जो होगा वो सेम ही रहेगा,
तो अब अगर रिलेशन लिखे यहाँ पे ये वाला बेसिकली वी डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वी डैश क्या फॉर वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वी की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब यहाँ से काट कुट करें तो 4/3 पाई कैंसल, तो जो आर डैश क्यूब होगा वो 8r क्यूब के बराबर होगा। 8r क्यूब मतलब 2r का द होल क्यूब के बराबर होगा। क्यूब क्यूब कैंसल, आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r, तो जो अपना आर डैश है वो r के टर्म में मिल गया। ठीक है, अच्छा अब बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इसमें था वो g है, तो हमें इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो g होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा gm/r स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट इज व्हाट gm/r स्क्वायर। अब यहाँ पे वही चीज़ अगर जी डैश कैलकुलेट करें तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी gm/ मास तो अभी भी वही है बाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, क्योंकि gm/r स्क्वायर मास वही है, r की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक, अच्छा gm/r डैश की वैल्यू क्या 2r के बराबर है, तो बस डाल देते हैं यहाँ पे 2r का द होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा gm और 2r का स्क्वायर मतलब 4 × r स्क्वायर। ठीक, और ये वाला अगर मसाला देखें तो ये मसाला और ये मसाला दोनों सेम ही है, तो बेसिकली मतलब ये जो क्वांटिटी है वो नथिंग बट क्या g है। तो जो अपना g डैश का वैल्यू होगा ये g डैश वो किसके बराबर है g/4 के बराबर है, g/4 के बराबर है। ठीक, तो अपना जी डैश का वैल्यू यही पूछा जा रहा है कि जी डैश क्या होगा, तो g/4 के बराबर होगा, मतलब सी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है नेग्लेक्टिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ इफ सडनली द अट्रैक्टिव पावर ऑफ अर्थ ड्रॉप टू 0 अ मैन स्टैंडिंग ऑन अर्थ विल बी व्हाट। ओके, मतलब अर्थ क्या होता है, सन हो गया ये, और उसके चारों तरफ अर्थ जो है वो घूम रहा होता है, ये अपना अर्थ है, ये सन हो गया। ठीक, अब बोल रहा है कि इफ द अट्रैक्टिव पावर ऑफ अर्थ ड्रॉप टू 0, मतलब यहाँ पे लेट से कोई एक इंसान खड़ा हुआ है, यहाँ पे फोटो थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं, इस अर्थ के ऊपर कोई अगर एक इंसान खड़ा हुआ है ऐसे। ठीक, अब बोला नेग्लेक्टिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ क्या होता है बेसिकली वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है सन के अराउंड, मतलब वाइट वाइट नहीं दिख रहा, सन के अराउंड रिवॉल्व भी करता है और वो रोटेट भी करता है। तो रोटेट वाला पार्ट हमें इग्नोर कर देना है कि मान लेते हैं कि अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है और सडनली इसका पावर 0 हो गया और कोई इंसान अगर खड़ा है उस पर, तो क्या होगा। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स 0 हो गया तो उस लेट से ये इंसान है, इंसान के ऊपर जो फोर्स होगा यही वाला, ये पेन को इंसान आप बोल देते हैं, वो इंसान उस पर खड़ा है तो अट्रैक्टिव फोर्स जो अर्थ है वो तो 0 हो जाएगा, मतलब अर्थ इस इंसान को कुछ अट्रैक्ट तो करेगा नहीं। ठीक, करेगा नहीं, और अर्थ जो है इधर रोटेशन को इग्नोर किया है पर रिवॉल्यूशन तो हो रहा है, अर्थ इधर मूव कर रहा है, तो अर्थ इधर मूव कर रहा है तो वो इंसान साथ साथ मूव ही नहीं करेगा क्योंकि उसको अर्थ खींच ही नहीं रहा है। तो इंसान यहीं का यहीं लटका हुआ, मतलब यहीं का यहीं ऐसे स्पेस में लटका हुआ रहेगा और अर्थ जो है वो आगे बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक, क्योंकि इंसान को खींच ही नहीं रहा है अर्थ की अपने साथ ले जाए, फोर्स ही 0 हो गया, तो फोर्स ही 0 हो गया तो इंसान के ऊपर इधर जाने के लिए कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो अर्थ इधर आगे निकल जाएगा और ये जो मनुष्य हैं वो इधर ही रह जाएंगे। तो ऐसा अपीयर होगा कि ये मनुष्य ऐसे मतलब फेंका गए। ठीक, तो फ्लाई अप ऊपर तो नहीं जाएंगे, स्लाइड अलोंग द सरफेस पे नहीं होगा, मूव आउट टेंजेंशियली, अलोंग द टेंजेंट वो मूव कर जाएंगे ऐसे। ठीक, तो मतलब सी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक, इंसान जी इधर फेंका जाएंगे। ठीक, ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g होता है उसका सेंटर ऑफ अर्थ पे वैल्यू क्या होगा। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो 0 होता है बेसिकली। ठीक, क्योंकि जब सेंटर ऑफ अर्थ पे आप पहुंच जाते हो तो कोई भी मास मतलब कहीं से भी नेट मास बचता नहीं है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है
सेंटर ऑफ अर्थ पे वो 0 होता है। ठीक, जैसा कि आपने अगर याद हो तो डेप्थ डी पे जब हम कैलकुलेट करते हैं एग्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस केस में हम सिर्फ यही वाला मास लेते हैं जो अंदर मास बचा हुआ है। तो वैसे ही अगर नीचे जाते जाए सेंटर पे, तो सेंटर पे तो कोई भी मतलब मास बचेगा ही नहीं, तो कोई भी एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। ठीक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ पे। अगला सवाल, सपोज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, ओके, देन लेंथ ऑफ the year will increase, earth will follow a spiral path, kinetic energy will remains constant, all the above। ओके, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई तो लेंथ ऑफ ईयर अर्थ विल स्पाइरल। तो बेसिकली अर्थ के बारे में बोल रहा है। तो अर्थ का क्या होता है, जैसे कि एक तो यहाँ पे सन हो गया और अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर ऐसे लगा रहा होता है। ठीक, जैसे ये डिस्टेंस r हो गया। तो जो टाइम पीरियड होता है अर्थ का वो क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√r³/√gm, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक, ये फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं तो डायरेक्ट याद हो, मतलब r³ मतलब ये कैपिटल R नहीं, स्मॉल r³, जो भी ये डिस्टेंस है ये डिराइव भी कर सकते हो, मतलब या तो डायरेक्ट कुछ लोगों को याद भी होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr/v, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, जो भी स्पीड से ये मूव कर रहा है वो टाइम पीरियड होगा। और स्पीड की वैल्यू हम जानते हैं, ये स्पीड जो ऑर्बिटल स्पीड के बराबर ही होगा। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √gm/r, जहाँ पे ये m क्या, मास ऑफ सन, ये वाला मास। ठीक, तो ये जो मास है वो मास ऑफ सन है, नॉट अर्थ। ठीक, तो 2πr और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √gm/√r। √r जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, √gm/r। अब ये r⁻1/2 बेसिकली है और ये r⁻1 है। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो जो टाइम पीरियड होगा वो 2πr⁻3/2 डिवाइडेड बाई √gm, ये मास ऑफ सन। तो ये कुछ फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाए, अगर डिक्रीज होना शुरू हो गया तो टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है सीधे। तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो मतलब लेंथ ऑफ ईयर इंक्रीज होगा। ये जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड नथिंग बट व्हाट, 1 ईयर। मतलब जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है, ये अर्थ एक राउंड कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और उसी के बराबर 1 ईयर होता है। अपना जो 1 ईयर होता है वो किसके बराबर होता है कि अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन या फिर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन सन का लगा दे। तो जब अर्थ सन का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा देता है तो वो जो टाइम लेता है उसी टाइम को 1 ईयर बोलते हैं। ठीक, तो यही वाला जो टाइम पीरियड है नथिंग बट 1 ईयर है। तो अगर ये जी घटा तो टी बढ़ेगा तो ईयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो लेंथ ऑफ द ईयर जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है। तो बाकी ऑब्वियस है, मतलब गलत हो जाएंगे। अर्थ विल फॉलो ऑफ ए स्पाइरल पाथ ऑफ डिक्रीजिंग रेडिएशन, नो ऐसा कुछ होगा नहीं। ऑल द अबव भी दे रखा है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या, ½ mv²। अगर वो कैलकुलेट करें, हाफ मास ऑफ अर्थ, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ हाफ मास ऑफ अर्थ इंटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ। वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, यही वाला वेलोसिटी। ठीक, √gm मास ऑफ सन बाई r का द स्क्वायर। तो इसका वैल्यू देखें तो हाफ, मतलब ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है वो g पे डिपेंड कर रहा है, g पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर g घटा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। यहाँ पे दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, नो, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऐसा भी कुछ होगा नहीं। तो ऑल द अबव होगा नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बेसिकली करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन प्लानिटरी मोशन। जब प्लानिट मूव करते हैं तो कौन सा क्वांटिटी इनमें से कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम ही रहेगा। कंसीडर इलिप्टिकल ऑर्बिट एज सीन फ्रॉम द सन। ओके, तो कैप्लर्स लॉ जो होता है वो बेसिकली इसमें हम देखेंगे। कैप्लर्स भाई साहब ने क्या बोला था कि
बारी बारी से पढ़ते हैं। ये लेट से सन है और यहाँ पे कोई मतलब अर्थ या कोई भी प्लैनेट मूव कर रहा है ऐसे, तो बोल रहा है कि स्पीड कांस्टेंट होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि कैप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग जब अर्थ नज़दीक होगा सन के तब स्पीड ज़्यादा हो जाता है, और जब अर्थ दूर होगा सन के तो स्पीड कम हो जाता है। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक, स्पीड कांस्टेंट नो। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वो भी नहीं। यहाँ पे जब स्पीड ज़्यादा होता है तो एंगुलर स्पीड भी बढ़ जाता है, यहाँ पे स्पीड कम होता है तो एंगुलर स्पीड भी घट जाता है। एंगुलर स्पीड क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा में चेंज इन थीटा बाई टाइम। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और लेट से इनिशियली वो पॉइंट इस पॉइंट पे था, बाद में वो इस पॉइंट पे चला गया, तो यहाँ पे जो थीटा सबटेंड करेगा और जो वो टाइम लेगा, तो एंगुलर स्पीड क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, ये एंगुलर स्पीड होता है। तो यहाँ पे वो धीरे धीरे मूव करता है तो जो एंगल मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल होगा वो भी स्मॉल होगा। यहाँ पे तेज़ी से मूव करता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ज़्यादा होगा, तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि स्पीड मास तो सेम रहेगा लेकिन स्पीड चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इधर ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, क्योंकि बाकी का ऑप्शन ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है शायद हो सकता है आपको भी नहीं पता हो इस मोमेंट पे। एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है आर इंटू पी। आप सिंपल समझो आर पी के बराबर है, ऐसा है। मतलब एग्जैक्ट करेक्ट स्टेटमेंट तो ये है, पर इसमें भी अगर अगेन क्रॉस प्रोडक्ट अभी आपको नहीं पता होगा कि क्या होता है। सिंपल ऐसा समझो कि यहाँ पे जो अर्थ रोटेट करता है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का सेंट्रल फोर्स है, ठीक, तो जब भी सेंट्रल फोर्स काम करता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक, ऐसे सीधे सीधा मतलब अभी एंगुलर मोमेंटम को अभी डिटेल में नहीं समझाया जा सकता है, बहुत थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है। अगर उसको समझाने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपल ऐसा याद रखो कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह से सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स जब भी लगता है तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है उस बॉडी का, जिस बॉडी पे लग रहा है सेंट्रल फोर्स, उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड सा स्टेटमेंट ही है। तो जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेट इज क्या होगा। तो वेट और मास का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। ठीक, वेट इज इक्वल टू mg, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, वही वाला। ठीक, अगला सवाल, इफ द मास ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 50 kg देन द मास एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी क्या होगा। ठीक है, मतलब अब बोल रहा है, एक मिनट, यस, मास ऑफ द बॉडी सरफेस पे ये है तो सेंटर पे क्या होगा। तो मास ऑफ द बॉडी जो होता है वो चेंज नहीं होता है, मास जो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, ये हमें पता है। मास नहीं बदलता है, वेट बदलता है। ठीक, मास वही रहेगा, क्योंकि मास अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी, तो अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी वो सेम ही रहेगा। उसको अर्थ के सरफेस पे रखो, सेंटर पे रखो या स्पेस में लेके चले जाओ, तो मास चेंज नहीं होता है। अगर सरफेस पे 50 kg है तो सेंटर ऑफ अर्थ पे भी 50 kg ही होगा। वेट जीरो हो जाएगा, अगर वेट की बात करता है तब जीरो हो जाता है, लेकिन मास की बात कर रहा है तो वो सेम ही रहेगा। ठीक, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, टू बॉडीज ऑफ मास दिस एंड दिस आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 1 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू बॉडीज विल बी क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली कैलकुलेशन है, दो बॉडी, इसका 1 kg का मास है और ये 2 kg का है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? 1 मीटर। हमें दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2/r²। ठीक, सिंपल इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जी क्या 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ 1 kg, मास ऑफ 2 m2 की वैल्यू 2 kg डिवाइडेड बाई r²। r मतलब 1 की 1 यहाँ पे वैल्यू है r की, 1²।
ये कितना हो जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है, सिंपल ऐसे ही दे रखा है। तो जो आंसर होगा वो क्या, 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ये फोर्स हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में यहाँ पे दे भी रखा है, 2 इंटू 6.673 तक डिजिट तक दे रखा है इंटू 10⁻11, यानी कि जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, तो सवाल कंप्लीट हुआ, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, इफ r is the radius of earth then the height above the earth surface at which the acceleration due to gravity decrease by 20% will be, क्या होगा। ठीक है, मतलब कैपिटल R की वैल्यू दे रखा है। लेट से ये फोटो यहाँ पे बनाए तो क्या, ये अर्थ हो गया लेट से, और सरफेस ऑफ अर्थ पे कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर लेट से मान लेते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे एग्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। ठीक, एट अ हाइट h जाने पे एग्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश हो जाता है। अब ये g डैश कितना होता है, 20% से डिक्रीज कर जाता है। 20% से डिक्रीज कर जा रहा है मतलब क्या, g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, g माइनस जी का 20%। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, g माइनस ये 5 हो जाएगा, g माइनस जी बाई 5, g कॉमन ले ले तो 1 माइनस 1/5, ये क्या बन जाएगा, g इंटू 4/5। तो जो अपना g डैश की वैल्यू होगी, मतलब एट हाइट h जो एग्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 4g/5 के बराबर है। ठीक है, तो हमसे ये कैपिटल H की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ R, वो हमसे पूछा जा रहा है कुछ तो। ठीक है, तो अगर जी डैश का फॉर्मूला लिखे तो जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, जी क्या होता है, जी इज इक्वल टू √GM/r²। ये होता है एग्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट h, जी डैश की वैल्यू क्या होता है, रूट नहीं होता है, सॉरी, जस्ट GM/r²। फ्लो में रूट आ रहा है। जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, GM/r प्लस h का द होल स्क्वायर। ठीक, और जी डैश की वैल्यू हमें पता है, जी डैश की वैल्यू क्या है, ये वाला जी के टर्म्स में। तो करते क्या है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करें अगर, तो क्या हो जाएगा, g/g डैश इज इक्वल टू GM/r², और ये क्या हो जाएगा, GM/r प्लस h का द होल स्क्वायर। ये हो, मतलब डिवाइड करेंगे तो ये GM नीचे आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, काट कूट करें तो क्या हो जाएगा, r² नहीं, ये इसको कैंसल। जी डैश की वैल्यू क्या है, जी डैश की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 4g/5, पुट कर देते हैं, जी डैश इज इक्वल टू 4g/5 इज इक्वल टू r प्लस h/r का द होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ये दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस स्क्वायर, तो उसको द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जी जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर को इधर ले जाएं तो वो अंडर रूट में चला जाएगा, तो √5/√4 हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू r प्लस h/r। अब √5 तो √5 ही है, √4 को हम 2 लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे r को हम दोनों के नीचे डाल दें तो ये इसको लिख सकते हैं r/r प्लस h/r। r/r कितना हो जाएगा, 1 को उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, √5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू h/कैपिटल R। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई में आ गया इंटू √5/2 माइनस 1, तो ये मतलब h की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, वही हमसे पूछा जा रहा है, h की वैल्यू √5/2 माइनस 1 इंटू R, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब और 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, टाइम अप हो चुका है मतलब, तो इसको बाद में रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम जाता है, एफर्ट्स भी बहुत लगता है, तो इसीलिए जो भी तुम्हारा फीडबैक है, जो भी कमेंट है, नीचे बताया करो कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्या चाहते हो, हेल्प हो रही है नहीं हो रही है, इसमें और क्या चेंजेस करने चाहिए, वो सब बताते रहो। 1-2 क्वेश्चन बचा है, इसको करते हैं, इसको करेंगे, मतलब तुम्हें तो नज़दीकी मिल जाएगा, इसको बाद में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको निपटाते हैं। ठीक,
अब अगला सवाल क्या बोल रहा है, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% लेस देन इट्स वैल्यू एट द सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कितने हाइट पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, लेट्स उसको जी डैश बोल देते हैं, वो सरफेस पे मतलब अर्थ के सरफेस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी। तो कितना हाइट पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश होगा वो अर्थ के सरफेस से 1% कम होगा। ठीक, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी डैश है उसकी वैल्यू क्या है, जी माइनस जी का 1%, 1% कम। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, जी माइनस जी बाई 100। जी कॉमन ले लोगे तो जी डैश will be equal to g into 1 minus 1 by 100, that will be 99 g by 100। ये 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली 100 माइनस 1 बाई 100 हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो मसाला है, तो ये 99 बाई 100 हो जाएगा। तो 99 बाई 100 इंटू जी, ये जी डैश की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके बेसिकली दो फार्मूला होते हैं। एक जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है वो होता है जी एम बाई आर प्लस एच का द होल स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ। ठीक, एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि हमें अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करना है, तो जो अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला होता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो होता है जी डैश इजकल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, 2h बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एच इज द हाइट। ये होता है अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब एच की वैल्यू मतलब बहुत छोटा हो कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। ये फार्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है, ये फार्मूला हमेशा लगा सकते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला है, ये तभी वैलिड होता है जब हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट, जो कि हाइट जो है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है, आर इजकल टू 6400 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 को आप 1 माइनस 2x ले सकते हो, अप्रॉक्सीमेटेड 1। तो हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, जी डैश की वैल्यू पुट करते हैं, जी डैश कितना है 99 जी बाई 100, ये जी डैश की वैल्यू हो गई, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। दैट इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक है, ये जी से जी कैंसल, ये बन जाएगा 99 बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। 2h बाई आर को उधर भेजें, इसको इधर भेजें तो क्या बन जाएगा 2h बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 99 बाई 100। ठीक, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 99, 1 बाई 100 इज इक्वल टू 2h बाई आर। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 100 इंटू ये जो r है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, h जो होगा वो, एक मिनट वीडियो ऑफ हुआ है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, r उधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर डिनोमिनेटर में आएगा, तो इंटू r डिवाइडेड बाई 2। अब r की वैल्यू क्या होती है, r रेडियस ऑफ अर्थ, उसका वैल्यू क्या होता है 6400 किलोमीटर। तो यूनिट हम किलोमीटर में ही रहने देंगे, क्योंकि हमसे h भी किलोमीटर में ही पूछा जा रहा है। तो अगर हम r की वैल्यू यहाँ पे किलोमीटर में डालेंगे तो अपना जो h होगा वो भी किलोमीटर में आएगा, जो कि हम चाहते हैं। ठीक, अब काट कूट करें तो 00 से 00 कैंसिल, ये 2 से 3 2, तो जो h की वैल्यू वही वो कितना 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर मतलब बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मतलब अ सैटेलाइट हैविंग सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ हैज ए काइनेटिक एनर्जी Ex। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी एडेड सो दैट इट एस्केप फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, अब बोल रहा है कि एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, लेट्स से ये अर्थ है, इसके अराउंड सैटेलाइट यहाँ पे रोटेट कर रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा है Ex है। अब बोल रहा है हमें कितना एनर्जी इसको सप्लाई करें ताकि ये स्केप कर जाए, अर्थ को स्केप कर दे, मतलब बाहर ही चला जाए। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को स्केप कराने के लिए उसका जो टोटल एनर्जी होता है उसको जीरो कर दें, जीरो करना होता है बेसिकली। अगर किसी भी बॉडी का टोटल एनर्जी अगर जीरो कर दिया जाए तो वो स्केप कर जाएगा अर्थ से। ठीक,
अच्छा, तो अब यहाँ पे लेकिन काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कितना, EX। ठीक, हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है सैटेलाइट का वो निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उसका निगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी EX है तो जो टोटल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, -EX। ठीक, अब टोटल एनर्जी -EX है, इसको हमें जीरो करना है। जीरो करने के लिए क्या, इसमें इतना और एनर्जी पॉजिटिव अमाउंट डालना पड़ेगा। ठीक, तो जो पॉजिटिव अमाउंट एनर्जी डालना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, +EX। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल एनर्जी -EX है, लेट से इसमें हम कुछ एनर्जी E डालें सो दैट टोटल एनर्जी नाउ बिकम्स 0। ठीक, तो जो E की वैल्यू होगी, जो एनर्जी हमने डाला है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको उधर ले जाएं तो +EX अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें डालना पड़ेगा उसको स्केप कराने के लिए। मतलब C वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बस यहाँ पे मतलब ये सवाल का सिलसिला था वो ख़त्म हुआ। इस वीडियो में इतना ही। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कि ये मतलब वीडियो कैसे लग रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या इसमें और चाहते हो, क्या चेंजेस चाहते हो वो बताओ, और इसके साथ साथ और क्या क्या चाहते हो एक्सेप्ट पढ़ाई के अलावा भी कुछ गाइडेंस या फिर कोई भी चीज़ें कि बुक के ऊपर कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। एक नॉर्मल गाइडेंस का मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, और बाकी भी और सारी चीज़ें प्लान है वो देखते हैं। तब तक फ़िलहाल वीडियो ये कैसा लग रहा है वो बताओ कमेंट में करके, पर्टिकुलरली इसलिए कि हमें पता चले कि इससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक, ताकि उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान कर पाएँ। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।